हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस चैप्टर में आपके सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम के आधार पर जो विभिन्न बिंदु हैं उनका अध्ययन हम लेक्चर वाइज करेंगे पिछले अध्याय के समान। इस चैप्टर में हम मानव में जनन से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उनमें जननांगों की संरचना कैसी होती है, कहाँ स्थित होते हैं, कैसे उनकी कार्यविधि होती है। इसके अलावा इसमें जो त्रुटियां अर्थात जो होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मानव में जनन से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मानव में जनन से संबंधित अगर विशेषताओं की बात करें तो मानव जो अन्य विकसित कशेरुकी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हीं के समान एकलिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो नर जननांग और मादा जननांग वो अलग अलग जीवों में विकसित होता है। दूसरे विशेषता की बात करें तो मानव में जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके समान ही इसमें लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। आप कह सकते हैं लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। क्या होती है लैंगिक द्विरूपता? कहते जो विकसित प्राणी होते हैं, विकसित जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो नर और मादा होती हैं उनमें कुछ ऐसे बाह्य लक्षण पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं किसमें नर कौन से हैं और मादा कौन से हैं। अर्थात आप इस तरह से भी कह सकते हैं बाह्य लक्षण नर और मादा में अलग अलग होते हैं जिसके द्वारा हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो मानव में भी हायर वर्टिब्रेट्स के समान ही कुछ ऐसे बाह्य लक्षण देखे जाते हैं जिसके द्वारा हम यह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं किसमें नर और मादा कौन है। इन लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले हम पुरुषों में पाए जाने वाले बाह्य लक्षणों और उसके बाद हम स्त्रियों में पाए जाने वाले बाह्य लक्षणों के बारे में जानेंगे। पुरुषों में पाए जाने वाले बाह्य लक्षण पहले लक्षण की बात करें तो पुरुषों में दाढ़ी मूंछ देखने को मिलती है, अर्थात दाढ़ी मूंछ विकसित होता है। पुरुषों में जो वक्ष भाग होता है इस वक्ष भाग में घने या कम बाल पाए जाते हैं। पुरुषों में आवाज भारी होती है। इसके अलावा इसमें दुग्ध ग्रंथियां जो वक्ष भाग में पाई जाती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, अर्थात इसमें दुग्ध का निर्माण नहीं होता। इनमें उद्यमशीलता पाई जाती है। इस लक्षणों के अलावा अगर हम स्त्रियों में बाह्य लक्षणों की चर्चा करें अगर
स्त्रियों में पाए जाने वाले बाह्य लक्षणों की चर्चा करें तो बिंदुवार अगर हम समझते हैं तो इनमें जो वक्ष भाग होता है वह स्तन के रूप में विकसित होता है, अर्थात जो वक्ष भाग इनमें पाया जाता है उसमें वसा के जमाव के कारण वक्ष भाग फूल जाता है। इसी फूले हुए भाग को ही हम स्तन कहते हैं। इनमें आवाज पतली होती है और इनके जो वक्ष भाग अर्थात स्तन में पाई जाने वाली जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं सक्रिय होती हैं और दुग्ध का निर्माण करती हैं। अगले लक्षण की बात करें तो जो इनका नितंब अर्थात बटाव का भाग होता है, दोनों जांघों के बीच का भाग होता है, उसकी त्वचा में वसा की जमाव हो जाने के कारण ये जो भाग होता है फूल जाता है। इसी भाग को आप नितंब कहते हैं, अर्थात इनका नितंब फूला हुआ होता है। इनमें उद्गमशीलता कम होती है। इनमें कंधे मजबूत कम होते हैं, जबकि पुरुषों में कंधे मजबूत होते हैं। साथ ही साथ स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ का विकास भी नहीं होता, कुछ में अपवाद स्वरूप होता भी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इन लक्षणों के पश्चात हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में मानव में जनन तंत्रों की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषों के जनन तंत्र की संरचना अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव में नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, इन अंगों के बारे में हम देखेंगे। तो मनुष्य का जो जनन तंत्र होता है, मानव जिसको आप पुरुष कहते हैं, पुरुष के जनन तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भाग होता है उसको हम वृषण कोश, दूसरा भाग जिसे आप वृषण, मनुष्य के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंग वृषण कोश, सेक्रोटम, टेस्टिस, वृषण, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, वास डिफरेंस, मूत्र मार्ग एवं शिश्न, यूरेथ्रा एंड पेनिस के अलावा इसमें कुछ सहायक जनन ग्रंथियां सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्रंथियों के नाम और इनके संरचना और कार्य के बारे में भी हम बिंदुवार पढ़ेंगे। तो हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। वृषण कोश, ये स्क्रोटम मानव में दोनों जो जांघ होते हैं, इन दोनों जांघों के बीच एक थैलीनुमा रचना के रूप में पाए जाते हैं। इसी थैलीनुमा रचना में ही या इस स्क्रोटम में ही वृषण स्थित होते हैं। ये जो वृषण होता है और वृषण कोश होता है, इसको एक चित्र के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक देखेंगे।
वृषण कोश की संरचना का अध्ययन हम इस चित्र के माध्यम से करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि वृषण कोश के सबसे बाहर की ओर त्वचा अर्थात स्किन का आवरण होता है। इस स्किन पर यौनारंभ अवस्था में, जिसे आप एडल्ट अवस्था कहते हैं, इस पर बाल हेयर ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। इस त्वचा के आवरण के भीतर डर्टोस मसल्स का एक लेयर होता है। डर्टोस मसल्स यह फैलती और सिकुड़ती है। इस लेयर के भीतर एक संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू का पतला स्तर पाया जाता है। इसके भीतर की ओर जो गुहा होती है, जो कैविटी होती है, जो खाली स्थान होता है, उसी गुहा को ही हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। इस वृषण कोश में ही वृषण अर्थात टेस्टिस स्थित होता है। इस वृषण का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, यह भ्रूणीय वृक्क जो होते हैं, जिनको आप मीसोनेफ्रॉन कहते हैं, उनके समीप भाग में स्थित जो पोस्टीरियर पेरिटोनियम होता है, उसी से ये डेवलप होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये जो टेस्टिस होते हैं, ये तो उदर गुहा में अर्थात एब्डोमिनल कैविटी में ही स्थित होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से ये उदर गुहा से बाहर इस वृषण कोश अर्थात स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। वृषण कोश के मध्य भाग में एक स्क्रोटल सेप्टम पाया जाता है, जो कि इसे दो भागों में बांट देता है। अर्थात आप इस तरह से कह सकते हैं कि यह स्क्रोटल सैक दो होता है और प्रत्येक में एक एक टेस्टिस स्थित होता है। इस वृषण से क्रिमेस्टर पेशी लगी होती है। इस क्रिमेस्टर मसल्स के अलावा इससे जो लगी एपिडिडाइमिस होती है, जिसको अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण से वास डिफरेंस अर्थात शुक्रवाहिका बनती है। साथ ही साथ इस वृषण से लगी लिम्फेटिक वेसल्स अर्थात लसिका वाहिनियां, टेस्टिकुलर आर्टरीज यानी कि ये धमनियां टेस्टिस से लगी हुई, ये ब्लड वेसल्स के रूप में, तथा साथ ही साथ इस वृषण से इसमें संवेदनाओं और प्रेरणाओं को लाने और ले जाने वाली जो ऑटोनॉमस न्यूरॉन्स होती हैं, ये सब एक तरफ इससे जुड़ी होती है वृषण से, और दूसरी तरफ ये आपस में सब जुड़ करके एक संयोजी ऊतक से बंध करके एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस रॉड शेप स्ट्रक्चर को ही आप स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यहां से अर्थात वृषण कोश से निकल करके इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल जिसे आप वक्षण नाल भी कहते हैं, इस वक्षण नाल द्वारा उदर गुहा में पहुंचती है। यह इंग्विनल कैनाल, यह वृषण कोश का ही ऊपरी सकरा मार्ग होता है जो उदर गुहा में खुलता है।
ये रचनाएं क्या करती हैं? जो क्रीमेस्टर मसल्स होती है यह वृषण के ताप नियंत्रण में सहायक होती है। डर्टोस मसल्स के साथ मिलकर ये वृषण के ताप का नियंत्रण करती है। जब शरीर का ताप बढ़ जाता है, शरीर का ताप बढ़ने पर ये जो क्रीमेस्टर मसल्स होती है यह मसल्स फैल जाती है और साथ ही साथ डर्टोस मसल्स भी फैल जाता है। इस वजह से जो वृषण कोश होता है वह उदर गुहा से नीचे लटक आता है और वृषण शरीर से दूर हट जाता है, अर्थात उदर गुहा से दूर हट जाता है, जिससे इसका ताप शरीर के ताप से अलग हो जाता है। आप कह सकते हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। लेकिन ठंडियों के सीजन में बाहरी ताप कम होता है। उस दशा में इस वृषण का ताप 2 से 3 डिग्री घट सकता है, सेल्सियस घट सकता है। इसलिए इस वृषण को खींचकर पुनः उदर गुहा से या उदर भाग से सटा दिया जाता है। इसमें भी ये क्रीमेस्टर मसल्स और डर्टोस मसल्स सहायक होती है, क्योंकि ये पेशियां सिकुड़ जाती हैं और वृषण खींच करके उदर भाग से सट जाता है। यह क्यों आवश्यक होता है? इसलिए आवश्यक होता है कि जो वृषण में शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के लिए स्थिर ताप और सामान्य ताप की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। आगे हम इस वृषण की संरचना के बारे में जानेंगे। अतः हम देखेंगे वृषण की संरचना। इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।